स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पे खेल के साथ सामने यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अंदर उठ रही है जोरदार तरीके की मांग। प्रियंका गांधी को नेतृत्व संभालने के लिए बोला जा रहा है। बताएंगे कौन कौन से नेता अब सामने आने लगे हैं दोस्तों। इसी के साथ में एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने बिहार की गलती से सबक लेते हुए एक के बाद एक कई सारे नेताओं को नियुक्त कर डाला है दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी की बैठक के दौरान जमकर नेताओं में बहस देखने को मिली है दोस्तों। बताएंगे किन कारणों से हुई है बहस और कांग्रेस पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का कैसे बन गया अचानक से गठबंधन। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव का नतीजा केवल और केवल एसआईआर और 10,000 रुपए महिलाओं को बांटने के कारण आया है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को इस तरीके के किसी भी प्रलोभन के साथ साथ एसआईआर को लेकर जोरदार तरीके से मोर्चा खोलना चाहिए ताकि कुछ भी गलत ना हो। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर कई सारी आवाजें उठनी शुरू हो गई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है कि अब राहुल गांधी जी से कांग्रेस पार्टी संगठन के काम करवाए, लेकिन पार्टी का चेहरा अगर किसी को बनाना है तो प्रियंका गांधी जी को बनाना चाहिए दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने पार्टी के हालात पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को अब लीडरशिप में कुछ बड़े बदलाव करने की जरूरत है। प्रियंका गांधी का नेतृत्व पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। कांग्रेस को अब प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए। राहुल गांधी को संगठन की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों और मानते हैं कि अब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस को आगे बढ़कर बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जब भी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की उठाई है दोस्तों, पार्टी को सबसे अच्छी स्थिति में लेकर गई है। चाहे उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी थी, प्रभारी बनाकर भेजा था दोस्तों। तकरीबन 3 से 4 साल मेहनत करने के बाद जब 2024 के नतीजे सामने आते हैं तो कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर अपने अच्छे खासे परफॉर्मेंस के साथ मैदान में जीत के साथ उभरकर सामने आती है दोस्तों। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को जोरदार तरीके से शिकस्त दी थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी के संगठन का विस्तार करवाया दोस्तों। और संगठन का विस्तार इस तरीके से हुआ कि अखिलेश यादव के वोटर के साथ में मिलकर महागठबंधन ने बीजेपी के सबसे मजबूत किले को ढा दिया। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी ने जब भी जो भी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की संभाली है उसको सही से पालन करवाया है और अभूतपूर्व नतीजे दिए हैं, इसीलिए प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही अब कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए। उन्हीं के नेतृत्व से कांग्रेस पार्टी का फिर से बाउंस बैक हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी ने आखिरकार एसआईआर बिहार को लेकर एक बड़ा सबक लेते हुए बड़े परिवर्तन किए हैं दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर काफी गंभीरता दिखाई है दोस्तों। पार्टी ने अब सभी महासचिव सहित बड़े बड़े नेताओं को जिला अनुसार प्रभार आवंटित कर दिया है दोस्तों। समाजवादी पार्टी अगर एसआईआर सही ढंग से करवा लेती है तो 2027 की 50% लड़ाई आराम से जीत जाएगी। एसआईआर का कार्य करने के लिए राष्ट्रीय कमेटी के बड़े बड़े पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। यानी समाजवादी पार्टी एसआईआर को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही। पार्टी का मानना है कि इससे यानी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को नियुक्त करके यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से एसआईआर में कोई धांधली ना हो और समाजवादी पार्टी को नुकसान ना हो। बड़े बड़े नेता भी ये मानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी अच्छे से बिहार से ज्यादा निगरानी यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर रखे और अच्छे से एसआईआर करवाए तो फिर पार्टी को आने वाले दिनों के अंदर फायदा ही मिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो वोटर है वो एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में बने रहे, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े नेताओं को काम पर लगाया गया है दोस्तों। एसआईआर कार्य हेतु राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारियों को जनपद अलग अलग तरीके के बांटे गए हैं। अलग अलग जनपद पर अलग अलग तरीके की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे बलराम यादव राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के, उनको आजमगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। शिवपाल सिंह यादव को जो राष्ट्रीय महासचिव है उनको इटावा और बदायूं में अच्छे से एसआईआर हो जाए इसके लिए जिम्मेदारी दे दी गई है। विशंबर प्रसाद निषाद जो राष्ट्रीय महासचिव है उनको बांदा फतेहपुर की जिम्मेदारी दी गई है। अवधेश प्रसाद को राष्ट्रीय महासचिव है उनको फैजाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। इंद्रजीत सरोज प्रयागराज और कौशाम्बी की जिम्मेदारी संभालेंगे कि यहाँ पर एसआईआर अच्छे ढंग से हो जाए। यानी ये सारे दिग्गज नेता है दोस्तों। अगर एक बार बीएलओ को फोन कर देंगे तो बीएलओ हड़क जाएगा। इस तरीके के नेता है, अपने अपने क्षेत्रों में इनका दबदबा है और इसीलिए इन सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का मानना है कि अगर किसी छोटे नेता को जिम्मेदारी दी जाती है, यानी ऐसे नेता को जिम्मेदारी दी जाती है जो पार्टी में कुछ ज्यादा बड़ा चेहरा नहीं है, तो फिर बीएलओ उनकी बातें नहीं सुनेगा और एसआईआर में जो मनचाहा बदलाव करना चाहते हैं या फिर अगर किसी व्यक्ति का समाजवादी पार्टी के वोटर का नाम काटने की कोशिश की गई, उसको जुड़वाना चाहेंगे तो बीएलओ पर दबाव बनाने के लिए फोन करना पड़ेगा और वो कोई छोटा मोटा नेता नहीं कर सकता। इसलिए दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है दोस्तों। सोचिए शिवपाल यादव जैसे समाजवादी पार्टी के टॉप लीडरशिप को इसमें मैदान में उतारा गया है ताकि मैसेज एकदम क्लियर रहे और बड़े बड़े नेता ये सुनिश्चित करेंगे कि एसआईआर के बाद समाजवादी पार्टी के वोटों में कोई भी कमी देखने को ना मिले। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही डिसीजन लिया गया है, इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के रास्ते पर सारी पार्टियों को चलना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके वोट ना कटे एसआईआर के बाद, तभी जाकर जीत या हार आने वाले चुनाव में तय हो पाएगा। वरना एसआईआर से ही लगभग पूरा चुनाव तय हो जाएगा, जो काफी ज्यादा बेकार स्थिति है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों 61 सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी को महज 6 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद गुरुवार को बिहार की हार पर समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल 10-10 के बीच में फीडबैक लिया गया। दोस्तों बैठक में प्रत्याशी, सांसद, वरिष्ठ नेता सभी के सभी शामिल हुए। बैठक से पहले जमकर हंगामा भी हुआ दोस्तों, जिसमें नेताओं ने एक दूसरे को गोली मारने तक की धमकी दे डाली। बैठक से पहले जब बड़े हॉल में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने का इंतजार हो रहा था, उसी समय वैशाली से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार रहे इंजीनियर संजीव सिंह ने बाहर से आए और पार्टी टिकट पा गए प्रत्याशी व फ्रेंडली फाइट को लेकर आरोप लगाना शुरू कर दिया। संजीव सिंह की सीट भी फ्रेंडली फाइट वाली थी। संजीव ने गोली मारने तक की धमकी दे डाली। दोस्तों कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता इस दौरान मौजूद थे, जिसमें राजेश राम, शकील अहमद, अखिलेश प्रसाद सिंह, मदन मोहन झा सहित नेताओं ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को एक एक करके जानकारी दी। दोस्तों 10-10 नेताओं से मुलाकात किया जाता है, क्योंकि अगर पूरी पार्टी के नेताओं से एक साथ बातचीत की जाती तो फिर कोई ना कोई अफरा तफरी वाली बातें हो जाती दोस्तों, और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप लगाते तो माहौल और ज्यादा गर्मी वाला, गहमा गहमी वाला हो जाता। इन्हीं बातों को दूर रखने के लिए 10-10 का ग्रुप बनाया गया, उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई। इस दौरान जो हंगामा भी हुआ दोस्तों, से एक बात तय है कि कई सारे नेता पार्टी के बड़े नेताओं के डिसीजन से कहीं ना कहीं नाराज है। खासकर जो पार्टी के प्रभारी थे, उनके द्वारा किए जा रहे कामों को लेकर नाराजगी प्रकट की गई है। अब देखते हैं बिहार को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी इसी रास्ते पर चलेगी या फिर इस बार कुछ बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी खराब है, ये डंके की चोट पर बोला जा सकता है दोस्तों। और बदलाव के लिए कांग्रेस को पूरी तरीके से, जिसे ओवरहॉल करना कहते हैं, यानी पूरी तरीके से अमूलचूल परिवर्तन करना कहते हैं, वैसा कुछ करना पड़ेगा और विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा और विचारधारा को और मजबूती के साथ गढ़ना पड़ेगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं तक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल की विचारधारा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को क्लियर कट पहुंचाना पड़ेगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर कुछ और कहना चाहते हैं? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अचानक से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आती है दोस्तों, जिसकी लोग उम्मीद तक नहीं कर रहे थे। खबर यह है कि महाराष्ट्र के अंदर नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। उमरगा नगर परिषद के चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के बीच में गठबंधन हो गया है। आपको बता दें कि कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी और एनसीपी के बीच में गठबंधन हुआ है, अजित पवार गुट के बीच में, कहीं पर शिंदे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच में गठबंधन हुआ है दोस्तों, कहीं पर कांग्रेस और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के बीच में गठबंधन हो रहा है। यानी एक अलग ही तरीके के समीकरण यहाँ पर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। दो शब्द जरूर लिख के बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि ये जो खबरें आ रही है काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जो पोस्टर है दोस्तों उस पर पहले कभी इस तरीके की चीजें नहीं देखी गई थी, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो टॉप लीडरशिप के लोग हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी है दोस्तों, उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है और पार्टी के प्रदेश इकाई के जो वरिष्ठ नेता है उनकी भी तस्वीर है दोस्तों। साथ साथ बाला साहब ठाकरे की भी इमेज है और कांग्रेस पार्टी के कई और बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे और राहुल गांधी एक साथ दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये तो अलग ही तरीके का नजारा है और ऐसा तो कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने एक न्यूज एजेंसी से विशेष साक्षात्कार के दौरान न्यायपालिका, संविधान और महिलाओं की भागीदारी को लेकर खुलकर बात की है दोस्तों। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखी है। इस दौरान बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े सवाल पर जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि अदालत ने उनके फैसले में साफ कहा था कि यदि कोई उसका उल्लंघन करेगा, यानी बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर जो नोटिफिकेशन, जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, अगर उसका उल्लंघन होगा तो फिर अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे बी आर गवई कहते हैं कि हम लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बुलडोजर चलाने वाले अधिकारी के ऊपर कानून के उल्लंघन के अंतर्गत जोरदार कार्रवाई होनी चाहिए। सीजीआई ने कहा कि अगर कोई अधिकारी कोर्ट की प्रक्रिया का पालन नहीं करता तो उस पर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। हमने नागरिकों को यह भी अधिकार दिया है कि हाईकोर्ट जाकर न्याय की मांग कर सकते हैं। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा में अंदरूनी घमासान बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। बुधवार को रालोमा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ और प्रदेश के प्रवक्ता सह प्रदेश के महासचिव राहुल कुमार ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। एक दिन में 2 इस्तीफे होने के बाद पार्टी के अंदर हलचलें मच गई है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा था कि उनकी पार्टी में फूट नहीं पड़ेगी, उनके पार्टी के लोग परिवारवाद की गुलामी को स्वीकार कर लेंगे। यानी उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी की बीजेपी के साथ में गठबंधन बनाते हैं दोस्तों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपनी पार्टी के विस्तार के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए बोलते हैं। जब पार्टी के कार्यकर्ता दिन मेहनत करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमा का जो सिंबल था सिलेंडर, उसे लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जीत कर आए और 6 में से 4 उम्मीदवार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जीत भी जाते हैं दोस्तों। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को अपने मेहनत करने वाले कार्यकर्ता और नेता दिखाई नहीं दिए। उपेंद्र कुशवाहा को अपना बेटा नजर आया। उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को तुरंत मंत्री बना दिया दोस्तों, बिना किसी विधायक या एमएलसी के पोस्ट के, जिसे लेकर नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब धीरे धीरे करके इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ के इस्तीफे के बाद प्रदेश के
प्रवक्ता सह प्रदेश महासचिव राहुल कुमार ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि परिवारवादी पार्टी में रहकर कुछ भविष्य तो है नहीं, खामाखा एक नेता को डिफेंड करने और एक परिवार को डिफेंड करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जिस पार्टी में भविष्य ना हो और जो पार्टी परिवारवाद के भट्टी चढ़ चुकी है, हत्या चढ़ चुकी है, वहां पर किसी भी तरीके का किसी नए नेता के लिए कोई विकल्प नहीं बचता। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद का तो एक अलग ही तरीके का उदाहरण चल रहा है दोस्तों, एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल चल रहे हैं। बीजेपी के एक से बढ़कर एक नेता परिवारवाद के अंतर्गत बड़े से बड़े पोस्ट पर बीजेपी में पहुंचे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा से परिवारवादी पार्टी कोई नहीं है, यानी भाजपा से बड़ी परिवारवादी पार्टी कोई नहीं है, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें तमिलनाडु की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ आया है दोस्तों। तमिलनाडु की राजनीति में दिलचस्प मोड़ इस बात से आया है कि एडीएमके पार्टी के 7 बार के विधायक वरिष्ठ नेता के सेंगोटायन ने इस्तीफा देकर अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके में शामिल हो गए हैं। विजय की सभा में जिस तरह भीड़ उमड़ी है दोस्तों, ये तो तय है कि विजय अब अभिनेता से जन नेता बन चुके हैं। इस बार का विधानसभा का चुनाव डीएमके वर्सेस टीवीके होने जा रहा है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? थालापति विजय की पार्टी जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं को, खासकर जो विपक्ष की बड़ी पार्टियां हैं, चाहे डीएमके हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, हालांकि बीजेपी तमिलनाडु के अंदर विपक्ष की मुख्य भूमिका में नहीं मानी जाती है दोस्तों। बीजेपी केवल नाम मात्र की पार्टी है, लेकिन बीजेपी जिस पार्टी के साथ में गठबंधन में है, एआईएडीएमके के साथ में, वो कभी राज्य में कई दिनों तक, कई सालों तक सत्ता में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति को ठीक माना जा सकता है। यही बड़ा कारण है कि अब एआईएडीएमके और डीएमके के बीच का चुनाव नहीं रहा। ये धीरे धीरे करके एआईएडीएमके के बड़े बड़े नेता टीवीके पार्टी यानी थालापति विजय की पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये जो नेता टीवीके पार्टी में शामिल हुए हैं, तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता है सेंगोटायन, जो लगभग 7 बार विधायक रहे हैं और एआईएडीएमके के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है। उन्होंने एआईएडीएमके छोड़ा था, पलानीस्वामी से उनकी नाराजगी चल रही थी, उसके बाद मनाने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे। इसके बावजूद एआईएडीएमके पार्टी टूट गई दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर और भी कई सारे एआईएडीएमके के नेता पार्टी छोड़कर जाएंगे। कारण यह है कि एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जमीन और आसमान का अंतर है दोस्तों। इसके बावजूद पलानीस्वामी अपनी पार्टी की भलाई के लिए, या फिर यूं कहिए कि ईडी और आईटी के रेड से बचाने के लिए, अपनी पार्टी को और रिसोर्स संसाधन इकट्ठा करने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं तो एआईएडीएमके के जो लोग हैं उनको लग रहा है कि बीजेपी क्योंकि उत्तर भारत की पार्टी है तो इससे पार्टी को नुकसान होगा, छवि को नुकसान होगा, इसीलिए छोड़कर भागना भी शुरू कर चुके हैं दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग यानी ईसी को देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर को संचालित करने का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार प्राप्त है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा। हालांकि अगर किसी तरह के अनियमितता सामने आती है तो सुधारात्मक निर्देश में अदालत पीछे नहीं हटेगा। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार में पूरी हुई एसआईआर कवायद के बाद जमीनी स्तर पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं दिखा। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति जयमाल बागची की पीठ ने एसआईआर की आवश्यकताओं और औचित्य पर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों के बाद जब मतदाता सूची अपडेट की थी तब किसी ने भी इस प्रकार प्रक्रिया पर एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। आरजेडी के सांसद मनोज झा की ओर से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए। दोस्तों उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मतदाता पंजीकरण के दौरान दिए जाने वाले एनुमरेशन फॉर्म नहीं भर पाते। उन्होंने ये भी कहा कि देश में लाखों करोड़ों निरक्षर लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, तो उन लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कतें होती है। कई तरीके की समस्या है दोस्तों, लेकिन इसे इस तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता कि बिहार के अंदर हो गया तो ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल नहीं है। कुल मिलाकर बिहार में कैसे हुआ इस बात की चर्चा तो कोर्ट में करनी चाहिए। सबको पता चलेगा कि आखिर एसआईआर जो बिहार में करवाया गया वो किस तरीके से अधिकारियों के द्वारा कैसे बिना किसी सही से वेरिफिकेशन के करवाया गया। दोस्तों कई लोग तो ये बोलते रह गए कि उनके घर पर कोई बीएलओ नहीं आया तो फिर उनका वेरिफिकेशन कैसे हो गया या फिर उनका नाम कैसे कट गया। कई सारे लोगों का दावा है कि उनका नाम काटा गया और डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा होना चाहिए था कि आखिर लोगों ने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देकर ये लिस्ट में नाम जुड़वाया है। लेकिन दोस्तों ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई लिस्ट देने को तैयार होंगे चुनाव आयोग वाले कोर्ट के अंदर। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें राजस्थान के बाड़मेर में दिशा बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दोस्तों सांसद उमेदाराम बेनीवाल और विधायक रविंद्र भाटी कलेक्टर टीना डाबी पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कार्यों की समीक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई दोस्तों। और मंगलवार को बाड़मेर जिला के कलेक्टर सभागार के अंदर बाड़मेर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की दिशा की बैठक हुई। बैठक के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कुछ अधिकारी अनुपस्थित थे दोस्तों, वहीं पर जो उपस्थित थे वे गोल गोल घुमा कर जवाब दे रहे थे, जिस पर सांसद भड़क गए। बाड़मेर में
शुरू हुई। दिशा की बैठक 11 बजे शुरू हुई और 8 बजे तक चलती रही। रात में 8 बजे तक चलती रही। दोस्तों सोचिए, इतने देर तक लगभग 9 घंटे चलती रही। इस दौरान एक और जहां सांसद उमेदा राम ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, तो दूसरी ओर विधायक रविंद्र भाटी भी कहां पीछे रहने वाले। तो उन्होंने टीना डाबी पर भी भड़कते हुए कह दिया कि मीटिंग क्यों करवाते हो, मीटिंग में हम लोगों का समय खराब करते हो। ये जो भी प्लानिंग आप लोगों ने कर रखी है उसकी चर्चा मीटिंग में होती है। अगर अकेले में मीटिंग करनी थी तो अकेले में कर लेते, क्यों बुलाया हम लोगों को। यानी अधिकारी इग्नोर करने की भी कोशिश कर रहे थे दोस्तों। जिसके बाद सांसद उमेदा राम ने कलेक्टर के बारे में जवाब मांगा, कलेक्टर से कई बार इस बारे में जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि जब अपनी मर्जी से काम करना था तो फिर हम लोगों को बुलाया क्यों। इसी दौरान विधायक भाटी भी भड़क गए और कहते हैं कि 4 साल बाद मीटिंग हो रही है और फिर कुछ काम नहीं हो रहा, इसके बाद अगली मीटिंग 4 साल के बाद होगी क्या। तो मतलब 4 साल के बाद जो मीटिंग की जा रही है वो क्या समोसा खाने के लिए की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, जब कांग्रेस पार्टी के सांसद और निर्दलीय विधायक इकट्ठा हुए तो फिर इस तरीके से जमकर प्रशासन के लोगों को फटकार लगाई गई है। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा की सरकार के अंतर्गत चलने वाले प्रशासन के लोग कांग्रेस पार्टी के सांसद और निर्दलीय विधायक इकट्ठा होकर जमकर फटकार लगा रहे, दोस्तों जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका की कांग्रेस सरकार के भीतर शक्ति संघर्ष को लेकर अब सारी जानकारी धीरे धीरे करके और ज्यादा खुलकर सामने आ रही है। दोस्तों मुख्यमंत्री बदलाव के अटकलों के बीच में सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच में जारी खींचतान गुरुवार को एक बार फिर से नया मोड़ लेता हुआ नजर आया। दोनों नेताओं के बयान और सोशल मीडिया पोस्ट ने संकेत दिया है कि सरकार के आधे कार्यकाल के बाद कथित पावर शेयरिंग को लेकर जैसे जैसे चर्चाएं तेज हो रही है वैसे वैसे अंदरूनी तनाव भी सतह पर आता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेता हैं जो इस बात को मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर सरकार अच्छे ढंग से चल रही है, इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और डीके शिवकुमार भी बोल रहे हैं कि पार्टी के अंदर हम लोग चाहते हैं कि कैबिनेट का जो विस्तार हो इस तरीके से हो कि सबको कोई ना कोई प्रतिनिधित्व मिल जाए। कर्नाटका कांग्रेस सरकार के भीतर कोई भी इस तरीके की स्थिति नहीं है दोस्तों जो मीडिया में दावे किए जा रहे हैं। डीके शिवकुमार जब कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो आखिर मीडिया वाले क्यों लगे हुए हैं कि जैसे तैसे कर्नाटका में आपस में कलेश करवाए, विवाद करवाए। सिद्धरमैया ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमारा जो शब्द है, जो मेरे शब्द है वो कर्नाटका के लिए है और मेरे जो शब्द है वो मेरा संसार है और ये कर्नाटका ही मेरा संसार है। तो वो भी कर्नाटका के मुख्यमंत्री के पोस्ट से अभी हटने को तैयार नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में जो भी दावे चल रहे हैं, जो भी बड़ी बड़ी बातें चल रही है, वो सारे के सारे ढकोसलेबाजी और केवल गोदी मीडिया में प्लांट कराई गई खबरें हैं। आप लोग भी मानते हैं कि कर्नाटका में डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया की जोड़ी नहीं टूटेगी और दोनों नेता एक साथ काम करते आए हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कर्नाटका के अंदर ही सिद्धरमैया के बेटे और एमएलसी यतींद्र सिद्धरमैया ने एक बड़ा बयान दिया दोस्तों। डीके शिवकुमार के समर्थकों की बढ़ती सक्रियता और सत्ता हस्तांतरण को लेकर उठ रही मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि हमें यदि दिए गए वादों के अनुसार आचरण करना चाहिए, हाईकमान का जो भी भरोसा है उस पर विश्वास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सिद्धरमैया लगातार कर्नाटका के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे लेकर चल रहे हैं। मौजूदा स्थिति में सिद्धरमैया लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का एक आरोप सिद्धरमैया के ऊपर नहीं है। जब किसी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है और किसी भी तरीके से गलत आचरण करने का कोई आरोप नहीं है तो फिर उसको कैसे हटाया जा सकता है। यह बात भी सच है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि डीके शिवकुमार अभी वेट कर सकते हैं, उनके पास काफी उम्र है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो 5 गारंटी लागू करने के बाद कर्नाटका के अंदर एक लोकप्रिय सरकार चला रही है, तो इसका फायदा तो डीके शिवकुमार को मिलेगा अगली बार और बड़े मेजोरिटी के नंबर के साथ जीत कर आएंगे और उसके बाद सिद्धरमैया हटेंगे तो कहीं ना कहीं ताजपोशी होगी डीके शिवकुमार की। तो शिवकुमार अगर साथ में बने रहेंगे तो कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक राज करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है दोस्तों उनमें आपस में जोरदार तरीके का विवाद है और बीजेपी की फूट और कांग्रेस की मजबूती ही कर्नाटका में कांग्रेस सरकार का राज है। और उसके बाद जो 5 योजनाएं जो वादे थे वो पूरा कर दिया तो फिर सोने पर सुहागा जैसी स्थिति हो गई। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने रेखा गुप्ता के खिलाफ प्रदर्शन किया है दोस्तों। बीजेपी सरकार पर जनता से वादा खिलाफी के आरोप लगाए गए। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली की माताओं बहनों ने बीजेपी पर भरोसा किया। भाजपा ने उनसे वादा किया कि होली दिवाली पर मुफ्त में रसोई गैस का सिलेंडर देंगे, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए भेजे जाएंगे। महिलाएं आज तक इंतजार कर रही है। फरवरी में भाजपा की सरकार बनी तब से इंतजार होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। दीपावली पर भी कोई सिलेंडर नहीं दिया गया और महिलाओं को जो 2500 रुपए देने थे वो अब तक नहीं दिए गए। यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीतने को है दोस्तों। यानी टोटल ये 7वां महीना चल रहा है और 7 महीने में जो लगभग 20 से 22 हजार रुपए महिलाओं को मिल जाने चाहिए थे, 1 फूटी कौड़ी नहीं मिली है। और वादा तो नरेंद्र मोदी के मुंह से करवाया गया था और 1 फूटी कौड़ी नहीं मिली। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की महिलाओं के साथ एक खेला हो गया दोस्तों। आप लोग भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली की महिलाओं को बीजेपी वाले धोखा दे रहे हैं और इस धोखे का जवाब जल्द दिल्ली की महिलाएं बीजेपी को देंगी। आने वाले अभी जो चुनाव हो रहे हैं, पार्षदी के चुनाव हो रहे हैं उसमें जो सीटें हैं दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो माना जाएगा कि दिल्ली की महिलाओं ने बीजेपी के खिलाफ एक मैसेज दिया है कि वो भाजपा से काफी ज्यादा नाराज है। अगर आप भी मानते हैं कि काफी ज्यादा बड़ा धोखा हुआ है दिल्ली की जनता के साथ तो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के कहने के बाद से लगातार यात्राएं चल रही है। जन आक्रोश यात्रा 7वें दिन गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा के साथ रैली को संबोधित करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, नुक्कड़ सभाओं में लोगों से चर्चा करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में पहुंची। दोस्तों मंडी में कांग्रेस पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं और बातचीत की जा रही है, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उन क्षेत्रों को ज्यादा टारगेट कर रही है जहां पर ज्यादातर वे लोग हैं जो व्यापारी हैं, और गुजरात में क्योंकि ज्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग हैं तो उनसे संपर्क साधने के लिए या तो मंडियों में जाया जा रहा है या फिर अलग अलग बाजार में जा रहे हैं, कमेटियों में जाकर लोगों से बातचीत की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात में अगर सत्ता परिवर्तन करना है और एक नया विकल्प देना है तो फिर ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि व्यापारी वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ आएंगे, तभी जाकर गुजरात में कुछ बदलेगा। क्योंकि सबको पता है कि गुजरात के केवल 2 ऐसे व्यापारी हैं जो भाजपा सरकार में जबरदस्त फायदे में चल रहे हैं, बाकी तो सब नुकसान में ही है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।